नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष इसकी तैयारी करनी है। दूसरा वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत है जो चैप्टर 2 पर है, यानी कि फ्लेक्सुरल मेंबर्स। अब मैं ये वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, पूरा जो आपका ये सिलेबस है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो अनगिनत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वही एग्ज़ाम आएंगे या इनके मिलते जुलते आएंगे। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वो क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली सारा जो सिलेबस आपका वो डिपेंड करता है RCC के कोड पर। तो आपको कोड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो नॉलेज कोई एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि आपको मैंने आज का और कल आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूंगा तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। और ये कोड आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलता है। आप विश्वास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ना, आधे से ज़्यादा तो आपके सॉल्व ही हैं कोड के अंदर। आपको कोड में मिल जाएगा आंसर इनके, बस आपको ढूंढना पड़ेगा है कहाँ पर हो। और ये काम आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस है इसके लिए। तो मैं आपको कुछ क्लूज़ देता हूँ आज, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। आज मेरा इस वीडियो का पहला 5 मिनट इसी में निकलेगा। देखिएगा, ये कोड जो मिलेगा आपको उसकी ये इंडेक्स बनी हुई है, कंटेंट लिखा है ना। पहला सेक्शन 1 जनरल है, ये कोई भी काम का नहीं है आपके। सेक्शन 2 मटेरियल्स वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये भी कोई भी आपकी फ़िलहाल काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ये कंक्रीट वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, फॉर्मवर्क, असेंबली ऑफ रीइंफोर्समेंट, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग वगैरह पे बात चल रही है। तो ये फ़िलहाल ज़्यादा काम आपके इसमें नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपका कोई क्वेश्चन आता है कहीं पर भी, इवन जो बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके, उसके अंदर भी आप अगर शांति से देखोगे तो आपको इसके जवाब मिलेंगे कोड के अंदर। उसके बाद देखिएगा, ये जो है इसी में अभी वो सेक्शन 2 चल रहा था, जो बता दूँ आपको। सेक्शन 2 इसमें जो ये 14वां है पॉइंट, कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस। आप जब हेडिंग पढ़ोगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आंसर इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे देखिएगा, सेक्शन 3 जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, बेसिस फॉर डिज़ाइन कि डिज़ाइन करने का बेस क्या होता है, एम ऑफ डिज़ाइन, मेथड ऑफ डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, वर्कमैनशिप एंड। आप हेडिंग पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपको आंसर इसमें मिलना है कि नहीं मिलना है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। लोड्स के बारे में कोई बात आएगी तो आप ये लोड्स एंड फोर्सेस इसमें जाना, आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। जहाँ बात आएगी स्टेबिलिटी की, जैसे आया मान लीजिए कोई रिटर्निंग वाल, स्टेबिलिटी की, वहाँ देखिए ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग वगैरह आप इसमें मिल जाएगी। फिर जो फायर रेजिस्टेंट एनालिसिस, ये देखिएगा, जनरल इफेक्टिव स्पान, स्टिफनेस, बीम्स की इफेक्टिव डेप्थ, टी बीम के बारे में, डिफ्लेक्शन का कंट्रोल कैसे होता है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके काम आने हैं। फिर कंप्रेशन मेंबर्स, ये तो पूरा कॉलम इसी पे डिपेंड है। कॉलम कंप्रेशन मेंबर है, ये पूरा जो कॉलम का चैप्टर होगा वो बेस्ड इसी पॉइंट पर है, 25 नंबर पर। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी मोस्टली इनमें मिलेंगे। फिर ये है रिक्वायरमेंट गवर्निंग रीइंफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, जैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेसिंग कितनी होती है रीइंफोर्समेंट की, नॉमिनल कवर कितना होता है, ये बातें आपको इसमें मिलेंगी। इसके बाद है सेक्शन 4 स्पेशल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड सिस्टम। ये आपके इसमें ये काम आना है। लीवर आर्म के बारे में कुछ बातें मिल जाएंगी, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, शियर है, डिफ्लेक्शन है। फ्लैट स्लैब आपकी काम की नहीं है, वॉल्स आपकी काम की नहीं है। फुटिंग का जो मैटर है आपका एक चैप्टर है फुटिंग का, वो इस पर बेस्ड है 34 नंबर पार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 5
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर 1 और 2 में क्वेश्चन आते हैं ना, टफ टफ क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 के, ये लिमिट स्टेट पे, वो इस पे आपको मैटर काफ़ी मिल जाएगा। सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिज़ाइन वैल्यूज़ एंड पार्सल सेफ्टी फैक्टर पे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये एनालिसिस पे आते हैं। उसके बाद जैसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इस पे आते हैं। तो ये जो जितने क्वेश्चन है इसके चैप्टर 1 और 2 के, वो मोस्टली इस पोर्शन में आते हैं। इसके बाद देखिएगा जितनी परमिसिबल स्ट्रेसेस है, सॉरी ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये आपके काम का नहीं है। एनएक्स भी आपकी काम का नहीं है। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, उसमें बेस्ड है। आजकल आपकी चल रही है लिमिट स्टेट मेथड, इसमें काम नहीं आएगा ये। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई इस कोड के बारे में। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूँ आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था, याद हो तो आपको। क्वेश्चन नंबर 5 था मेरा। ये वही है जो मैं आपको समझा चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया था आपको, जो कि क्वेश्चन 3 था 2016 स्पेशल का, कि द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ 5 डाई की एज पर IS 456 2000 क्या होती है। याद होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको राइट करवाया था। आंसर बी 5 सिग्मा S/4 टो BD। अब ये पेज 42 पर मिल जाएगा आपको कोड के अंदर। देखिएगा पेज 42 कोड का पेज 42 निकाल रहा हूँ मैं। तो जिसने ये देखिएगा, ये पेज है 42 और ये रहा फॉर्मूला LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 5 सिग्मा S/4 टो BD। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई की है, कोड को जाना है, कोड के द्वारा पढ़ाई की है, उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये नॉर्मली कोड में आंसर आपको मिल जाते हैं। खास करके उन क्वेश्चन को जो बहुत टफ होते हैं, जो नॉर्मली आपको कई किताब में नहीं मिलेंगे, किसी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन कोड में मिल जाएंगे आपको। तो मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोशिश करूँगा कि आपको मैं कोड का पेज नंबर भी उसमें डाल दूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी डाल दिया पेज नंबर 42, आप इसको ध्यान रखें। तो एक बात तो ये कहनी थी मुझे आपको। एक दूसरी बात मुझे आपको ये कहनी थी कि पिछले वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक मैं दूर करना चाहता हूँ। वो मिस्टेक ये थी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्चुअली उसमें क्या था, हिंदी के अंदर लिखा नहीं था। और आपको याद हो तो एक नोट लिखा होता है पेपर के अंदर कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में से इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा सही माना जाए अगर दोनों में कुछ अंतर हो तो। यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उनमें अगर कोई थोड़ा फ़र्क है लैंग्वेज के अंदर, तो उसको सही माना जाए जो इंग्लिश मीडियम में है। तो मैंने क्या किया, हिंदी मीडियम को पढ़ के आंसर दे दिया, जबकि इंग्लिश मीडियम के अंदर चेंज था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पिछले वीडियो का, जो क्वेश्चन 4 था 2016 स्पेशल का। सीमा स्थिति विधि के अनुसार एक RCC धरण में जो कि तनाव प्रतिफलित है, विफलता पर विकृति का मान क्या होगा। तो मैंने इसको मान लिया था कंक्रीट के लिए, जबकि ये कंक्रीट के लिए नहीं है। देखिए इंग्लिश पढ़ी मैंने बाद में, मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखना चाहिए था तनाव प्रबलन। वो इसमें कहीं नहीं लिखा, केवल ये लिखा कि जो बीम जो तनाव प्रतिबलित है। तनाव प्रतिबलित तो कुछ भी हो सकती है इसके अंदर, तो आप पर इसमें क्लियरली लिखा हुआ नहीं था। प्रतिबलित की जगह होना चाहिए तनाव प्रबलन कहते हैं उसको, प्रतिबलित नहीं कहते हैं। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबलन, वहाँ प्रतिबलित कर दिया तो मैं ज़रा कन्फ्यूज हो गया। और इसका आंसर देखिएगा 0.0035 की जगह पे अब आपको 0.0020 करना है। तो इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आंसर को A कर रहा हूँ बजाय D के, बजाय C के। इसका आंसर A हो जाएगा। इसका आंसर अब ये नहीं होगा जो मैंने आपको पहले बताया था। इसका आंसर ये A होगा
अब सी नहीं होगा। ये सी तब होता जब ये कंक्रीट की बात होती, तब सी आंसर होता। ये बात चल रही है स्टील की, तो सी आंसर नहीं होगा। हाँ, इसमें एक बात और कहूँगा मैं ज़रूर कि ये जो पेज नंबर 6 पर मैंने लिखवाया है, जो कि रिलेटेड टू क्वेश्चन 6 था, ECV और EC, ये पॉइंट ये बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं है। ये मैंने कंक्रीट का मान के ही किया था कि कंक्रीट में होगा तो मैक्सिमम है 0.0035 और जो सेफ वैल्यू लेते हैं वो है 0.0020 अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये कुछ चेंजेस थे, इस मैं बताना ज़रूरी था आपको। जो वीडियो 1 के अंदर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन वो मिस्टेक मीडियम का जो फ़र्क होता है ना पेपर में, उसके कारण थी। अब मैं इस वीडियो पे आता हूँ, सेकंड वीडियो पे आता हूँ। देखिएगा 10 मिनट निकल चुके हैं, बल्कि ये लोग 11 मिनट पूरे हो गए। अब मेरा वीडियो शुरू हो रहा है, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको इतनी बातें नहीं बताता तो आप जो कोड मिलता है, आपके पास धन पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम में आपके पास में धन पड़ा है, वेल्थ है, यू आर वेल्दी, पर आपको लगता है आप गरीब हैं, आप कंगाल हैं। अरे भाई, कोड में तो सब कुछ होता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस है। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कोड का हवाला आपको दूंगा, यहाँ पेज नंबर डाल दिया करूँगा कि भाई इस पेज पर है, जैसे मैंने इस वीडियो में डाला है। पहला क्वेश्चन, ढहने की सीमांत दशा में इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज, ये 1.15 याद रख लें, क्योंकि कंक्रीट के लिए तो होता है 1.50 और स्टील के लिए होता है 1.15। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 है 2016 का। बंकन यानी फ्लेक्सर में ढहने की सीमांत दशा के लिए कंक्रीट में अधिकतम प्रतिबल को माना जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर एज्यूम टू बी इज। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पिछली वीडियो में कर चुका था, अगर आपको याद हो तो 0.67 FCK अपॉन 1.5 किया था मैंने, और इससे मैंने आपको पूरा समझाया था ये क्वेश्चन। ये वाला देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपको मैंने समझाया था इसमें। ये यहाँ रहा 0.67 रिलेटेड टू क्वेश्चन 4, रिलेटेड टू क्वेश्चन 4। ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन 4 था मेरा और बोर्ड में 2016 स्पेशल में कि IAS 2456/2000 के अनुसार कंक्रीट की परिकल्पना करते समय अधिकतम संपीड़न प्रतिबल कितना लेते हैं। तो मैंने आपको आंसर दिया था, आपको याद होगा, तो 0.446 लिया था, और इसको मैंने यहाँ समझाया था। देखिए आपके यहाँ पे याद होगा, मैंने वो K3 FCK अपॉन गामा MC किया था, जिसमें वो K3 0.67 होता है, गामा MC जो है 1.5 लेते हैं। वही चीज़ जो है यहाँ पर आई है, अब यहाँ पर आई है, ये मैंने इसमें लिया है। एक्चुअली ये जो चैप्टर 1 और 2 है, ये इतने आपस में मिले हुए हैं कि पता नहीं पड़ता है कि चैप्टर 1 का है कि चैप्टर 2 का है। सिलेबस के हिसाब से जो बातें होती है, कई बार किसी किताब में चैप्टर 2 में, किसी किताब में चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 हो तो कई बार तो जो बीम के क्वेश्चन है ना, वो भी चैप्टर 2 में आपको मिल जाएंगे। तो जो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें क्वेश्चन आपस में सब मिले हुए हैं। तो ये मत सोचना कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन 2 में कैसे आ गया, 2 का 3 में कैसे आ गया, ये सब आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो ये देखिएगा अगला क्वेश्चन जो मैं आपके करने जा रहा हूँ, दूसरा। तो ये तो मैं बता चुका था, ये आंसर आएगा इसका 0.67 FCK अपॉन 1.5। 1.5 जो होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर, ये देखो यहाँ बताइए 1.15 ये होती है इस्पात के लिए, और कंक्रीट के लिए होती है 1.5, जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, FE 250 ग्रेड इस्पात युक्त RCC धरण के लिए उदासीन अक्ष की गहराई का सीमांत मान है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ न्यूट्रल, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ NA, डेप्थ ऑफ NA का मतलब न्यूट्रल एक्सिस फॉर RCC बीम्स रीइंफोर्स्ड विद FE 250 ग्रेड स्टील इज। ये इसके 4 मान दे रखे हैं, तो आपको इसका 0.53D लेना है। एक्चुअली क्या है कि ये न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होती है ना, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, उसके लिए फॉर्मूला है कि 0.53 इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो ये आपको मैंने आगे समझाने की कोशिश की है, उसमें आपको कोड का पेज भी दे दिया है, ये देखिएगा।
ये है जो मैंने क्वेश्चन 3 कराया अभी, और पेपर में 2016 में क्वेश्चन 6 था 2016 में। इसमें देखिएगा ये एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ये 250 अगर है एफ आई का मान तो इसकी वैल्यू 0.53, 415 है तो 0.48 और 500 है तो 0.46। एक्चुअली ये प्लेन माइल स्टील बार के लिए होता है, ये एफ ई 415 ग्रेड स्टील के लिए और ये एफ ई 500 स्टील के लिए। एक्स यू मैक्स अपॉन डी यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की जो अधिक से अधिक गहराई पॉसिबल है, हम उसको कई बार कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो डिजाइन में काम आती है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होती है और जो इफेक्टिव डेप्थ होती है उसका रेशियो है, और ये कोड तय करता है। पेज नंबर 70, अब मैं आपको पेज खोल के नहीं दिखाऊंगा, आप कोड में पेज नंबर 70 पे जाएंगे ना तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ये आंसर भी आपको कोड में मिल गया, देखिए। तो 0.53 MS बार्स के लिए, 0.48 FE 415 ग्रेड स्टील के लिए और 0.46 FE 500 ग्रेड स्टील के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो 0.53 आना चाहिए इसके अंदर, देखिएगा। ये क्योंकि आपको FE 250 ग्रेड दिया है यानी कि माइल स्टील। देखिए ये FE 250 के लिए 0.53 क्या एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ये एक्स यू मैक्स अपॉन डी बराबर 0.53 है। तो एक्स यू मैक्स कितना हो जाएगा 0.53 इंटू डी, इसलिए 0.5 इंटू डी आया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है 2016 का। शुद्ध आलंबित आरसीसी धरणों में आलंबों पर या इसके पास क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर दरारें उत्पन्न हो सकती है। भाई जो सपोर्ट है या सपोर्ट के पास, देखो एट और नियर द सपोर्ट, एट और नियर द सपोर्ट द कंक्रीट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स में स्प्लिट एट 45 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल ड्यू टू। भाई सपोर्ट पे कंक्रीट में दरार कब पड़ेगी, जब सपोर्ट पे ज़्यादा क्या होता है आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे शियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, और जब वो शियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है तो डायगोनल शियर उसमें सबसे ज़्यादा आएगा, डायगोनल शियर विकर्ण तनाव। तो ये जो दरारें पड़ती है ना उसका कारण क्या है ये पूछा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऐंठन नहीं, दूसरा विकर्ण तनाव, ये सही है। डायगोनल टेंशन जो होता है वो सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है, उसके कारण ही ये दरारें पड़ती हैं। तीसरा बंकन आघूर्ण, अरे सिंपली सपोर्टेड बीम में तो सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। उपरोक्त सभी तो सही हो सकते नहीं, तो केवल ये ऐंठन और विकर्ण तनाव में ऑप्शन था होने का सही, इसमें विकर्ण तनाव बेस्ट ऑप्शन है। डायगोनल टेंशन थी, बी आंसर आएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन 5वां, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है 2016 का। सामान्य दशाओं में IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट अवयव की सतह पर दरार की चौड़ाई निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज पर IS 456/2000 अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्रैक विड्थ एट द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट एलिमेंट शुड नॉट एक्सीड। इसको आप याद कर लें, ये 0.2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, सामान्य दशाओं में, इन नॉर्मल कंडीशन, और ये आपको पेज 67 पर मिल जाएगा, ये आपको कोड के पेज 67 पे मिल जाएगा। आप आज जब वीडियो सुन रहे हैं ना तो कोड का पेज 67 निकाल के देखना पास में, उसको इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर वही कहते कि एग्रेसिव कंडीशन, वातावरण नॉर्मल नहीं है, बड़ा तूफ़ानी वातावरण है, बारिश आ रही है, तूफान आंधी आ रही है, इस प्रकार के वातावरण है, तो मतलब एग्रेसिव एनवायरनमेंट है, तो उस केस में 0.1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अगर बदल जाता, एग्रेसिव एनवायरनमेंट यानी कि असामान्य दशाओं में जो है, उस केस में ये जो क्रैक की विड्थ है ये किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, उस केस में उत्तर आता 0.1 mm, जो कि कोड में लिखा हुआ पेज नंबर 67 पर कि एग्रेसिव एनवायरनमेंट जो होता है उसमें 0.1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर चूँकि ये सामान्य लिखा था इसलिए 0.2 आंसर सही है। कौन सा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन 7 है 2016 स्पेशल का। यदि किसी धरण की वास्तविक उदासीन अक्ष की गहराई उसकी क्रांतिक गहराई से ज़्यादा है तो ऐसी बीम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होती है तो कहलाती है वो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, और जब वो उसको कहते हैं हिंदी में न्यून प्रबलित, और जब
न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ से ज़्यादा होती है तो कहते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड, अति प्रबलित। और जब बराबर होती है तो कहते हैं बैलेंस सेक्शन है, संतुलित खंड है। तो यहाँ तो आपके ज़्यादा गहरा का है। वास्तविक उदासीन अक्ष की जो गहराई है वो क्रांति गहराई से ज़्यादा है, यानी कि अंडर नहीं और अच्छा ज़्यादा कब होगी बताओ? ओवर रीइंफोर्स्ड में स्टील ज़्यादा होता है, स्टील लगता है नीचे टेंशन जोन में, वो ज़्यादा होगा तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और जब शिफ्ट नीचे हो जाएगी तो उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये केस, ये कौन सा केस दिया आपको? ओवर रीइंफोर्स्ड, यानी कि अति प्रबलित ओवर रीइंफोर्स्ड। यहाँ देखिए मैंने नोट लगा दिया है। अगर एक्स यू यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू मैक्स से कम है तो यू आर होता है अंडर रीइंफोर्स्ड। जब एक्स यू जो कि इस केस में है बड़ा है एक्स यू मैक्स से तो ओ आर यानी कि ओवर रीइंफोर्स्ड। और जब एक्स यू यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उस केस में सेक्शन होता है बैलेंस्ड यानी कि संतुलित। यहाँ आपकी बड़ी थी एक्स यू की वैल्यू तो ये हो गया अति प्रबलित यानी कि ओवर रीइंफोर्स्ड। ये क्वेश्चन 6 हो गया इसके पूरे। अब क्वेश्चन नंबर 7, सीमा स्थिति में दो शरीरों के बीच जो दूरी होती है मुख्यतया किसको नियंत्रित करती है? इन लिमिट स्टेट मेथड अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स कंट्रोल प्राइमरीली। मैं बता दूं ये जो रीइंफोर्सिंग बार के बीच के जो गैप होता है, जो स्पेसिंग होती है, ये प्राइमरीली जो है वो क्रैक्स को कंट्रोल करती है। किसको करती है? कंट्रोल क्रैक को। देखिए आप स्टील को पास पास लगाएंगे तो स्टील बढ़ जाएगा, स्टील को दूर दूर लगाएंगे तो स्टील कम हो जाएगा। और इसमें जो चेंजेस आते हैं एरिया ऑफ स्टील के अंदर, ये वैसे तो सेफ्टी के हिसाब से तो खैर है, जितना टेंसाइल फोर्स आता है, टेंसाइल मोमेंट आता है वो सब तो लेना पड़ता है स्टील को। लेकिन उसके अलावा हम जब बात करते हैं किसकी, हम जब बात करते हैं इसकी लिमिट स्टेट मेथड की, उस केस में जो दो मेन फैक्टर होते हैं ना, डिफ्लेक्शन और दरार यानी क्रैक और डिफ्लेक्शन, उसमें से एक क्रैक को जो ये कंट्रोल करती है कौन? स्पेसिंग बिटवीन मेन रीइंफोर्सिंग बार्स। तो याद रखें इस चीज़ को, दरारें यानी क्रैकिंग, ये ऑप्शन बी काम आएगा। फिर बता दूँ इन लिमिट स्टेट मेथड स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स कंट्रोल प्राइमरीली, मुख्यतया जो कंट्रोल करती है बार्स की स्पेसिंग वो क्रैकिंग को मतलब नियंत्रित करती है, दरारों को। 8वां क्वेश्चन मेरे वीडियो का, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है 2016 स्पेशल का। एक आयताकार आरसीसी धरण में दो ऊर्ध्वाधर स्टीरप्स में अधिकतम दूरी कितनी होगी जबकि उसकी प्रभावी गहराई 300 mm है? व्हाट इज एडोप्टेबल मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरप्स इन एन आरसीसी बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 300 mm? तो देखिएगा, ये हम जब बीम में करते हैं शीयर रीइंफोर्समेंट यानी कि अपरूपण प्रबलन, जब शीयर में चेक करते हैं ना, तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि शीयर रीइंफोर्समेंट के केस के अंदर वर्टिकल स्ट्रिप हम प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप यानी कि ऊर्ध्वाधर वलयक कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। और इनके बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस बिटवीन या स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, शीयर रीइंफोर्समेंट के रूप में काम में लेते हैं इसको। तो इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना, V स्टैंड्स फॉर एक्चुअली शीयर, V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल स्ट्रिप और S का मतलब शीयर। ये जो स्पेसिंग, S का मतलब स्पेसिंग, S का मतलब स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 0.75 इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और शुड नॉट बी मोर देन 450। इससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी कम हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस केस में डी की वैल्यू दे रखी है 300 mm। अगर मैंने डी का मान 300 रखा तो 0.75 इंटू 300 किया तो 225 आ गया। यानी ये जो स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स है ये 225 mm से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 450 mm से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी इसमें से कम हो। नेचुरली 225 ही कम है, तो 225 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती से 450 कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे आपने कहा 450 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने 400 कर दिया जो कि 450 से ज़्यादा नहीं है, पर 225 को तो क्रॉस कर गया। तो जब कभी ऐसा होता है कि इससे भी ज़्यादा नहीं, उससे भी ज़्यादा नहीं, तो जो कम हो उससे ज़्यादा नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? 225 mm, यानी आंसर आएगा इसका डी। ये आपके क्वेश्चन 8 हो गए।
9 क्वेश्चन नंबर 9, मेरा क्वेश्चन नंबर 9 एग्ज़ाम का क्वेश्चन 13 2016 स्पेशल का। कंक्रीट में कर्तन प्रतिरोध आरसीसी धरण में किस पर निर्भर करता है? shear resistance of concrete in an RCC beam is depend on। अब जो बीम का जो shear रेजिस्टेंस है वो हमेशा ध्यान रखना कि जो टेंसाइल स्टील है ना, तनाव स्टील, धरण में जो तनाव इस्पात लगा हुआ है, बीम में जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उसमें ऑप्शन दिया हुआ धरण में संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न इस्पात। अरे भाई ये तो डबली रिइंफोर्स बीम में होता है, लेकिन ये जो शेर की बात चली वो तो सिंगली में भी होता है। ये आंसर गलत है। धरण के इस्पात के कर्तन पर नहीं, कोई नहीं तो खैर होगा नहीं इसका। इसका ऑप्शन ए सही है, तनाव इस्पात पर। अच्छा ये कैसे डिपेंड करता है ये देखिए, ये मैंने अलग से बताया आपको। और ये पेज 73 मिलेगा आपको, कोड का पेज 73। डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ जो होती है बीम के अंदर वो टाउ सी इंटू बी डी होती है। ये फॉर्मूला है टाउ सी इंटू बी डी। और टाउ सी जो है ये परमिसिबल स्ट्रेस है जो डिपेंड करती है कि स्टील का परसेंटेज कितना है, पी यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टील, और कंक्रीट की ग्रेड क्या है। और आपको टेबल जो है पेज 73 में मिलेगी, उससे आपको टाउ सी मिल जाएगा। अब चूंकि आपको इसके अंदर देखिए डिपेंड तो दो पे करता है, ये स्टील का जो एरिया है उस पर भी करता है और कंक्रीट की ग्रेड पर भी करता है। पर इसमें से ये कंक्रीट का जो ग्रेड किस्म का लिखा ही नहीं है ऑप्शन में। इसका मतलब कि जो स्टील का परसेंटेज है ये मेन फैक्टर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। और स्टील का परसेंटेज ये रहा धरण में तनाव इस्पात पर, तनाव यानी कि टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना है, इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक धरण में प्रबलित विकर्ण तनाव कैसे दिया जाता है? ये हिंदी में और इंग्लिश में बड़ा गलती है। प्रबलित विकर्ण तनाव नहीं होता है। विकर्ण तनाव को रोकने के लिए प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, ये इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट, देखो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबलन, और यहाँ देखो लिखी है हिंदी के अंदर प्रबलित, गलत है ये। प्रबलन होता है रीइंफोर्समेंट का मतलब। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है नॉर्मली, जनरली? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहले अनुदैर्ध्य छड़, लॉन्जिट्यूडनल बार, बिल्कुल नहीं, ये तो आपके मेन जो बेंडिंग को रेस्ट करने के लिए है। मुड़ी हुई छड़, बेंट अप बार, ये शीयर रीइंफोर्समेंट के लिए है। प्रबलित कुंडली, हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ये तो कॉलम में आता है। और मुड़ी हुई मुख्य छड़ 90 डिग्री पर। और भाई सपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं बीम में, जहाँ होता है ना सपोर्ट, वहाँ जो चलता है मेन रीइंफोर्समेंट उसको ऊपर 90 डिग्री मोड़ देते हैं। यानी उसको जैसे ही मान लो ये चल रहा है आपका मेन रीइंफोर्समेंट, सपोर्ट आते हैं इसको ऐसे ही 90 डिग्री मोड़ देते हैं ऐसे। ये आपको डायगोनल टेंशन के लिए जो रीइंफोर्समेंट होता है उसका काम करता है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। मुड़ी छड़ मुख्य छड़ के 90 डिग्री पर 90 डिग्री बैंड एट द एंड्स ऑफ, बैंड नहीं है, एट द एंड्स ऑफ मेन बार्स। ये आपको जो आपके क्या करना चाहिए, इसको टेंशन रीइंफोर्समेंट देगा। तनाव प्रबलन किसके लिए? डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट। ये जो तनाव विकर्ण होता है उसको रोकने के लिए जो होता है प्रबलन, वो इससे के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन 10 कराए पूरे। अब क्वेश्चन नंबर 11 मेरा इस वीडियो का, और वो 2016 स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 5वां है। मुड़ी हुई छड़ द्वारा कर्तन की सीमा क्या है? और जो बेंट अप बार्स होती है ना, बेंट अप बार्स, वो कितना शेयर रजिस्ट करती है? तो ध्यान रखना, नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल शेयर फोर्स। ये ना आपके VS है, वर्टिकल शेयर जो आता है बीम के अंदर उसका आधा, 50% मतलब होता है हाफ। तो ये वाला आंसर सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। बेंट अप बार जो होती है वो 50% से ज़्यादा शेयर फोर्स लेती नहीं, हम इसको 50% भी मान लें तो VS/2। ये देखा VS के बराबर, गलत है। 1/3 गलत है। दुगना तो सवाल, जो दुगना कैसे ले लेगी? पूरा जो होता है उसका कुछ ही लेगा ना पोर्शन, उसका तो आधा पोर्शन लेती है।
ये 11 क्वेश्चन जो थे मैंने करा है, ये एग्ज़ाम में आए हुए थे आपके 2 सालों में। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको जो आपको याद रखनी, क्या बताएं इनमें कोई ऑप्शन आ जाए। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की अगर आपसे कोई पूछ ले कंक्रीट की, या ये सब नोट कर लेना भैया, आप याद करना इनको। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की होती है वो 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी की होती है। 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। M15 के लिए 15, M20 के लिए 20, और आंसर आएगा न्यूटन पर mm² में। दूसरा पॉइजन्स रेशियो कंक्रीट का, तो स्टील का तो 0.3 मैंने बताया था आपको पहले, कभी ये बात चल रही है कंक्रीट की। तो कंक्रीट के पॉइजन रेशियो के लिए 2 फैक्टर्स हैं, एक तो हाई स्ट्रेंथ और वीक स्ट्रेंथ पे बेस्ड, और दूसरा स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी जो होती है लिमिट स्टेट उस पर बेस्ड। तो अगर बात चलती है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात चलती है तो 0.15, और लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी की चलती है तो 0.2। याद रखना, स्ट्रेंथ की लिमिट में 0.15 और सर्विसिबिलिटी के केस में 0.2। लेकिन अगर इसको अलग से पूछा जाए कि अगर हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट है तो M लेंगे 0.1, और वीक कंक्रीट है, कमज़ोर कंक्रीट है तो 0.2। हाई स्ट्रेंथ की है 0.1, कमज़ोर है तो 0.2। लेकिन कहते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ 0.15। वैसे भी देखा जाए तो 0.15 या 0.1 और 0.2 का मीन ही तो है ही है। मैं 0.1 और 0.2 का अगर मध्य लूँ तो 0.15 ही आता है, और सर्विसिबिलिटी के लिए लेते हैं 0.2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट। अब है यंग्स मॉडुलस फॉर कंक्रीट। ई यानी कि यंग्स मॉडुलस, सी यानी कंक्रीट। एक फॉर्मूला है एम्पेरिकल, 5000 इंटू अंडर रूट एफ सी की आपको कंक्रीट की ग्रेड से मिल जाएगा, उसका रूट लेंगे इंटू 5000 करेंगे, वो न्यूटन पर mm² में ई फॉर कंक्रीट आ जाएगा। ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। इसके बाद ये जो बात बता रहा हूँ मैं, सुन, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ जो कंक्रीट होती है वो बाई मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कास्टिंग। अब जब आप बीम को कास्ट करते हैं ना, उसमें कोई पानी गलती से रह जाए, आप उसको बाहर निकाल ना पाएँ, तो वो आपके लिए ख़राब साबित होगा। जहाँ तक कि श्रिंकेज का सवाल है कंक्रीट, तो कंक्रीट वहाँ पे सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी बाद में। और टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन जो है कंक्रीट की वो 0.03% मानी जाती है मैक्सिमम, 0.03%। ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर कंक्रीट, तो ये 0.03%। ध्यान रखना, अगर पॉइंट भी निकाले तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 0.0003 अगर कभी आ जाए तो ये लिमिटिंग जो श्रिंकेज है कंक्रीट के लिए। फिर बात आती है क्रीप की, क्रीप इन कंक्रीट। तो क्रीप का जो होता है डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस लेवल क्या है, एज क्या है, ड्यूरेशन क्या है लोडिंग की, उस पर। तो ये जो है एक फॉर्मूला ध्यान रखें आप, क्रीप कोफिशिएंट पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप गुणांक, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन में इलास्टिक स्ट्रेन का भाग लगा दो। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन में इलास्टिक स्ट्रेन का भाग लगा दो तो क्रीप कोफिशिएंट आ जाएगा। और इस क्रीप कोफिशिएंट के 3 मान आपको याद रखने हैं, 2.2, 1.6 और 1.1। ये लोडिंग की जो उम्र है ना, लोड लगाने के 7 दिन बाद की बात है ये लोड लगाने के 28 दिन बाद पूछे एज ऑफ लोडिंग, लोड लगने के 28 दिन बाद क्या होगा, तो 1.6 याद रखें। 1 साल बाद 1.1, उसके बाद कभी पूछते नहीं है, इसके बाद क्रीपिंग होती नहीं है कभी भी। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 दिन, 28 दिन और 1 साल। अब लिमिट स्टेट में क्या क्या आता है, तो वो एक तो होती है कॉलेप्स की लिमिट स्टेट, एक होती है सर्विसिबिलिटी की लिमिट स्टेट। फिर कॉलेप्स में तो ये रप्चर है, बकलिंग है, ओवरटर्निंग है। इसको अगर ज़्यादा अपन डिफाइन करें तो टेंशन, कंप्रेशन, फ्लेक्शन, बेंडिंग, शियर, टॉर्सन, ये सब आता है कॉलेप्स में। और जब बात आती है सर्विसिबिलिटी की, 2 मुख्य फैक्टर होते हैं, डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ। ये 2 बातें आती है सर्विसिबिलिटी के अंदर। जैसे मान लीजिए कभी आपको ऑब्जेक्टिव आ गया कि डिफ्लेक्शन जो आता है एक एस्पेक्ट, वो किस में आता है, 4 ऑप्शन आ गए, तो आपका आंसर आएगा सर्विसिबिलिटी के अंदर, इस तरह से। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर,
क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है डिज़ाइन लोड अपॉन करेक्टरिस्टिक्स लोड। आप डिज़ाइन लोड में करेक्टरिस्टिक लोड का भाग लगा दें, यानी कि अविकल्प भार बटा चारित्रिक भार जब भाग लगाएंगे तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा। और इसकी वैल्यूज़ आपको लिखा दूँ मैं, वैसे आपको बता चुका हूँ। कंक्रीट और स्टील की कॉलम्स के अंदर लिमिट स्टेट ऑफ कॉलम्स में तो होती है 1.5 तो कंक्रीट के लिए और 1.15 स्टील के लिए। जब बात आती है लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दोनों में एक एक ही होता है, ध्यान रखना। कंक्रीट का भी एक माना जाता है और स्टील का भी एक ही माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस बार। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन कंक्रीट और स्टील में कितना होता है, एक एक, दोनों में एक ही होता है। अब एक याद रखिए डेफिनेशन, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो होती है टाउ बी, ये जो शेयर फोर्स आपको पता पड़ा है फैक्टर्ड शेयर फोर्स, और उसमें जो एरिया है बीम का बी इंटू डी, बी है ब्रेड्थ ऑफ बीम और डी इफेक्टिव डेप्थ, उसको भाग लगा देंगे तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। इसके बाद एक और आप बताओ, ये पेज 73 पर मिल जाएगी आपको, पूछ ले कभी तो, पेज 73 टाउ सी मैक्स। भाई परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जो होती है जिससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए कभी भी, वो टाउ सी मैक्स कहते हैं उसको। वो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग है। M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेज 73 मिल जाएगी आपको ये। तो ये मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस करवाए, एग्ज़ाम में आए हो, कुछ अपने मन से बना के किए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसको अब तक लाइक कर चुके होंगे, शेयर भी कर चुके होंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो RP व्यास क्लासेस जो है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।